Welcome back to the Tantric Cell Physics classes. Today's lecture is on the conservative fields. It is a part of work energy, work power and energy. It is also a part of gravitation. It is also a part of electrostatics. In all these fields, conservative fields are very important, and its equations and applications are used everywhere, from work power and energy, and also in gravitation, in electrostatics. Okay, so let us start with conservative fields. Fields का और एक लफ्ज है वो forces. Fields are forces. Same thing. Fields are forces. Conservative fields are forces. So first of all, we must know what is a conservative field. Conservative field is characterized or defined which follow certain properties, which follow certain characteristics, which follow certain rules. We have to tell you those rules. तो कोई भी फील्ड, कोई भी फोर्स अगर उन रूल्स को फॉलो करता हो तो वो कंजर्वेटिव फील्ड कहलाएगा. तो उसमें पहला रूल क्या है पहला प्रॉपर्टी कंजर्वेटिव फील्ड का? नंबर 1, कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होता है, मतलब ग्रेविटेशन. हाँ, मैं पहले कंजर्वेटिव फील्ड से पहले मैं आपको बता दूंगा व्हाट आर द नेचुरल कंजर्वेटिव फील्ड्स. Gravitation is a conservative field, it's a conservative force. Electrostatic force is a conservative force. And apart from the natural forces, spring force is also a conservative force. You can also make a conservative force by your own self, which follows these properties, which I am going to discuss. मतलब अगर मैं कोई भी एक फोर्स क्रिएट करना चाहता हूं जो कंजर्वेटिव हो, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, अगर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स बन जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंजर्वेटिव फोर्स. तो पहली प्रॉपर्टी है, जब कंजर्वेटिव फील्ड या फोर्स में एक बॉडी को आप रिलीज करोगे जिसका मास हो, जिसका चार्ज हो, तो मास बनता है जरूरी इफ इट इज released in the gravitational field. चार्ज तब इंपॉर्टेंट बन जाता है जब when it is released in the electrostatic field. जब इस बॉडी को आप रिलीज करोगे इस फील्ड में, इस पर फोर्स एक्ट करेगा, इसको एक्सेलरेशन होगा, इसका वेलोसिटी चेंज होता रहेगा, लेकिन एक चीज जो इसका है, वो टोटल एनर्जी जो इसका है वो कांस्टेंट रहेगा. सो टोटल एनर्जी इन द कंजर्वेटिव फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट. फर्स्ट पॉइंट, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी. The total mechanical energy in a conservative field remains constant. पहली बात तो यही है, आपने बॉडी को रिलीज किया तो इसका टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगा. काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों चेंज होंगे, लेकिन जब सम करोगे वो कांस्टेंट रहेगा. नंबर सेकंड, अगर आप एक बॉडी को कंजर्वेटिव फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे, यही ग्रेविटेशन ही सही, यहां से आप यहां ले जाते हो, इस पॉइंट इस मास को पॉइंट ए से आप पॉइंट बी तक ले जाओगे इस रास्ते से, तो आपने कुछ काम किया, वर्क डन, या फील्ड ने काम किया या आपने काम किया. फील्ड भी काम करता है और आप भी काम करते हो व्हेन यू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन. तो आपने इस रास्ते से जाकर के इतना काम किया. अगर सीधे ले जाओगे या किसी और टेढ़े मेढ़े रास्ते से ले जाओगे, इन तीनों रास्तों से जब आप ले जाते हैं इस ऑब्जेक्ट को, लेकिन तीनों रास्तों में जो काम आप करते हो, जो वर्क करते हो, वो सेम है. दैट मीन्स वर्क डन between the 2 points in the given field, in the given conservative field, is path independent. ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ इनिशियल इस पॉइंट और इस पॉइंट पर डिपेंड करता है. आप पहले कहां थे और फिर कहां चले गए. ठीक. और एक प्रॉपर्टी, द वर्क डन
between the 2 points, in taking the object from one point to another point is path independent. मतलब ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है. नंबर थर्ड प्रॉपर्टी है इसका, इसी कंजर्वेटिव फील्ड का तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है यहां मास सी सही या चार्ज सही, इस पॉइंट पर आपने इसको फील्ड में कहीं भी लिया हो, लेकिन वापस फिर से इसी पॉइंट पर आ गए, तो वर्क डन ओवर ए क्लोज पाथ इज जीरो. क्योंकि जब आप ऊपर जा रहे हैं शायद आप पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, लेकिन जब नीचे आ रहे हैं तो यू आर डूइंग नेगेटिव वर्क. सपोज यू क्लाइंब अप द हिल, यू एक्सर्ट योरसेल्फ, यू आर डूइंग पॉजिटिव वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, लेकिन जब वहां से आप आते हो नेगेटिव वर्क इज बीइंग डन. सो यहां से पॉजिटिव वर्क करते हो, वहां से नेगेटिव वर्क होता है, तो वर्क डन ओवर ए क्लोज पाथ इज जीरो. सो व्हाइल क्लाइंबिंग अप द हिल यू हैव टू एक्सर्ट योरसेल्फ. इफ यू अलाउ योरसेल्फ टू फॉल फ्रॉम द हिल, allow yourself to be dragged down by gravity. वैसे जब आप when you climb down the hill you are very careful, you move very slowly, you keep the velocity constant, so either way you have to work. जब आप velocity constant रखोगे नीचे आने में तो आपको फिर से वर्क करना पड़ेगा, लेकिन if you allow yourself to be dragged down by gravity, so negative work will be done. So that means work done over a closed path is zero in the gravitational field. So in the conservative field work done over a closed path is zero. अगर आप कहीं पर हो, आपने ऑब्जेक्ट कहीं भी लिया हो, लेकिन वापस उसी पॉइंट पर आ रहे हो, तो आपने टोटल वर्क जो किया है जीरो है. सो वर्क डन ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो. ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो. अच्छा, फोर्थ आपको पता होना चाहिए जो कंजर्वेटिव फील्ड्स होते हैं उनमें हम ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं. You may have always heard of potential energy in gravitational field, potential energy in electrostatic field, potential energy in spring force. You have never heard of potential energy in the frictional force, because frictional force is not a conservative force. So potential energy conservative field में ही define करते हैं. अच्छा, तो उसमें क्या है, जब आप एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन इन द गिवन फील्ड. फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोजीशन का फंक्शन होता है. और आप एक ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ले जाते हैं फील्ड में, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है. तो एक रूल है, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड. Work done by the field. नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड. ये भी एक रूल है कंजर्वेटिव फोर्सेस में कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है, जब आप मास को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है, दैट इज वर्क डन नेगेटिव. पहले नेगेटिव का है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड. इसको मैं थोड़ा सा प्रूव करूंगा इस स्टेटमेंट को, और इस स्टेटमेंट को आगे लेकर के मैं कंजर्वेटिव फील्ड्स का मैथमेटिकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा डेवलप करूंगा. तो वो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जो हर जगह आपको इस्तेमाल में ला सकते हैं. ओके, दीज आर द 4 पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट. आपको ये समझना होगा, फिर आपको ये रिमेंबर भी करना होगा. चलिए इसको लेकर के, नाउ आई विल टेक दिस एंड आई विल प्रूव इट, आई विल टेक इट फॉरवर्ड, and I will be deriving more equations on this basis. Let us see. Second point, ये जो change in potential energy,
इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड, ये रूल। और वर्क डन बाय द फील्ड आपको पता है, चलो इसको मैं लिखता हूं, U2 पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 1 इज इक्वल टू माइनस ये वर्क डन बाय द फील्ड क्या हुआ। अगर फील्ड जो है उसमें जो फोर्स है वेरिएबल है, तो यू हैव टू राइट इंटीग्रेट फॉर्मूला फॉर वर्क दैट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी इन दैट लेक्चर। और अगर वर्क डन कांस्टेंट फोर्स है तो F डॉट एस हो गया, ये F डॉट एस भी हो सकता है और ये इंटीग्रेटेड फॉर्मूला भी हो सकता है, बट इन जनरल फोर्स आर वेरिएबल, तो इसका मतलब मैं इसको इंटीग्रेटेड फॉर्मूला ही लिखूंगा फ्रॉम R1 टू R2, राइट। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको ये अगर इक्वेशन 1 है तो ये इक्वेशन 2 है। अच्छा, तो और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज जस्ट यू हैव टू इंटीग्रेट फोर्स ओवर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स दिया होगा, डिस्प्लेसमेंट आपको डॉट करना है, थोड़ा सा 2-3 स्टेप में आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। यहां पर और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पोटेंशियल एनर्जी आप किसी पॉइंट पर भी फील्ड में किसी पॉइंट पर भी आप डिफाइन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पॉइंट पर जो मर्जी पोटेंशियल एनर्जी ले लो, फिर दूसरे पॉइंट्स पर अकॉर्डिंगली वो पोटेंशियल एनर्जी एडजस्ट होता जाएगा। Generally, we take potential energy at infinity to be 0, but sometimes we take potential energy on the surface of the earth to be 0. That is your choice, but you have to stick to the choice. अगर दिया है क्वेश्चन में potential energy at a particular position is 0, तो you have to proceed like that. अगर खुद ही आप potential energy 0 कहीं रखना चाहते हैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं। अच्छा, तो एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन आप कर सकते हैं ताकि दूसरे पॉइंट पर को आप पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल सकता है। ओके, तो इसका ये इंटीग्रल फॉर्मूला है, इसका डिफरेंशियल काउंटर पार्ट भी है। डिफरेंशियल काउंटर पार्ट आप F यहां लाइए, F किसके बराबर, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ये थर्ड इक्वेशन, ये इक्वेशन इसी से डिराइव होगा या ये इक्वेशन इससे डिराइव होगा, ये दोनों एक दूसरे से डिराइव हो सकते हैं। अगर आप देखो तो मैं इस इक्वेशन को लेकर के ये मैं डेवलप कर सकता हूं, या इस इक्वेशन लेकर को ये मैं डेवलप कर सकता हूं, लेकिन इस चीज का मतलब ये है कि फोर्स इज ए डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या इसको ये भी कहा जाता है फोर्स इज द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स इज ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, gradient of potential energy with a negative sign, of course, negative of the gradient, negative of gradient of potential energy। ये याद रखना है। मैं फिर से बताता हूं, ये जो है इस इक्वेशन से ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, वर्क आपको पता है ये है, और इस इक्वेशन से ये इक्वेशन लिया जा सकता है, इस इक्वेशन से ये इक्वेशन लिया जा सकता है। इफ यू हैव द फोर्स, सपोज इफ यू नो द फोर्स, you can find the potential energy difference, and you can also find potential energy if you define potential energy at one place. अगर आपको potential energy दिया है, सपोज उसको डेरिवेटिव करो, उसको पोजीशन डेरिवेटिव करो तो फोर्स निकालो। अगर फोर्स इन एक्स डायरेक्शन निकालना हो तो du by dx होगा, अगर फोर्स इन y डायरेक्शन तो नेगेटिव माइनस ऑफ du by dy, अगर z डायरेक्शन में है तो fz इज इक्वल टू माइनस du by dz। ओके, लेकिन आगे जाने से पहले एक तो मैं ये साबित करूंगा ये इक्वेशन होल्ड करता है, दूसरा मैं इससे ये निकालूंगा या इससे ये निकालूंगा, ये कम से कम ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा ताकि यू बिकम a little familiar with derivation of equations, and when we do these things in the machinery of deriving these things, you learn so many things. Okay, let me prove this formula, and let me pick up this formula, and then I will derive this formula from this one. Okay, third point. Third point में delta U is equal to minus work done by the field. ये जो बेस इक्वेशन है जिससे मैंने एक दो इक्वेशंस बाद में लिखी। तो देखो मैं क्या करता हूं, चलो लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशन, because that is a conservative field. Gravitation is a conservative field, electrostatic field is a conservative field, and spring force is also a conservative field, which is that is not a natural field, that is
we create a spring and then we create a force, that is also what you call as a conservative field, and there may be others also. जरा देखिए यहां पर ये ग्राउंड लिया मैंने और ग्राउंड पर मैं पोटेंशियल एनर्जी को 0 डिफाइन करता हूं, और ये ऑब्जेक्ट है स्पेस में h1 की हाइट पर, लेट मी सपोज इसका मास m है, बताइए इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, u1, दैट इज mgh1, हाउ मच अबव इज फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये इसका पोटेंशियल एनर्जी। आपने इसको रिलीज किया, रिलीज होते होते ये यहां पर पहुंचा, यहां पहुंचा तो ये तो h1 है, यहां पहुंचा तो ये h2 हो गया, और यहां पर इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दैट इज ओके, दैट इज यहां पर लिखता हूं u2 इज इक्वल टू mgh2 प्रोवाइडेड इट इज 0 हियर। यहां से ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता जाएगा, अगर ग्राउंड से नीचे जाओगे तो इस रेफरेंस से लेकर के वो नेगेटिव हो जाएगा, अर्थ से नीचे, बिलो द ग्राउंड। ओके, और हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन इट फॉल्स डाउन, mg। So now what is change in potential energy when the body falls from here to here? The change in potential energy u2 minus u1 is equal to mg h2 minus mg h1. That is u2 minus u1 is equal to mg common h2 minus h1. Right? So how much work is done by the field in getting it from here to here? That is work done by the field is equal to, okay, mg is the force, and how much is the distance from here to here? That is h2 minus h1 minus h2, this distance minus this one, h1 minus h2. ठीक, जरा अब ये तो हो गया, लेकिन चलो डिवाइड करते हैं, u2 minus u1 by w is equal to, ये डिवाइड कर दो, mg कैंसल्स, h2 माइनस h1, यहाँ h1 माइनस h1 है, ये भी कैंसिल होगा सारा, लेकिन -1 रहेगा, क्योंकि ऊपर h2 माइनस h1 है, नीचे h1 माइनस h2 है, तो डिफरेंस सिर्फ -1 का रहेगा। तो दैट मीन्स डेल्टा u, दैट इज दिस, इज इक्वल टू ये यहां लेकर के -w हो गया। तो हमने प्रूव किया ये ग्रेविटेशन के लिए। इफ इट इज ट्रू फॉर ग्रेविटेशन, it is true for any other conservative field. Although I proved it for a body falls from a small distance, तो वरना acceleration due to gravity तो constant है नहीं, when you go deep into space acceleration due to gravity changes, but over a small distance upwards acceleration due to gravity is supposed to remain constant. We have proved it here in a very simple case, but it is true in general. Okay, fourth point. Fourth point. चलो, मैंने फोर्थ पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया, देखिए u2 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dr. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स ओवर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम r1 टू r2। ठीक, और इसका उल्टा फॉर्मूला जो है डिफरेंशियल फॉर्मूला, दैट इज f इज इक्वल टू माइनस du बाई dr। चलो, मैं दोनों को यूज करके एक सिचुएशन में यूज करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को। पॉसिबली इफ यू ऑलरेडी नो द आंसर एंड वी गेट द सेम आंसर बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशंस, योर कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव्स। तो ये स्प्रिंग का है, मैं स्प्रिंग यहां लेता हूं, दिस इज द स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग के साथ मैंने मास अटैच किया, और इट इज x इज इक्वल टू 0, लेट मी सपोज ये spring is relaxed, it is quite relaxed, and this spring is, let me pull it to the right side, ये स्प्रिंग स्ट्रेच होकर के राइट साइड, जब मैं इसको पुल करूंगा स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा, तो ऐसे कुछ दूसरा फिगर हो जाएगा। तो ये यहां से यहां तक स्ट्रेच हुआ x, लेट मी सपोज, यहां मुझे चाहिए यहां पोटेंशियल एनर्जी, यहां पोटेंशियल एनर्जी ले लो 0 व्हेन इट इज क्वाइट रिलैक्स्ड, बिकॉज दैट इज योर चॉइस, बट मेक द बेस्ट चॉइस। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, यहां पोटेंशियल एनर्जी u है। तो जब मैं इसको स्ट्रेच करना शुरू किया तो बैकवर्ड फोर्स क्या है, -kx, एज यू नो स्प्रिंग फोर्स इज
प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जितना आप इसको राइट की ओर लेते जाओगे उतना ये पीछे की ओर इसको खींचेगा ये स्प्रिंग. हाउ मच? F is equal to minus kx. Okay, now अब मैं यहां से इस पोजीशन का पोटेंशियल, इस पोजीशन पर इस स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहां पर इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी मैं निकालना चाहूंगा इस इक्वेशन से. ओके, राइट U2, दैट इज दिस U, minus U1, that is this 0, is equal to minus R1, initial position, that is this 0, final position R2, that is this X. F, what is force? Minus kx dot dr magar dx, because now both force and displacement are along the same line, ठीक. तो it is U equal to minus minus plus k बाहर x dx 0 to x. ये होगा k x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 0 to x. ये हो गया 1/2 kx square. Answer. That is the potential energy when the spring is stretched over this distance. You possibly know when string is stretched, इसका जो एनर्जी है 1/2 kx square है. और अगर स्प्रिंग कंप्रेस है, यही x इधर कंप्रेस किया आपने, तो फिर से यही एनर्जी. वजह यह है कि x स्ट्रेच हो या कंप्रेस हो, x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है. x नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, x टू द राइट हो या x टू द लेफ्ट हो, स्क्वायर से फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2 kx square. So once if you stretch it, it is again 1/2 kx square. Compress it is again 1/2 kx square. अच्छा, तो मैंने ये यूज करके मैंने ये सिंपल केस में मैंने निकाला पोटेंशियल एनर्जी. अगर मुझे ये फोर्स निकालना हो, स्प्रिंग का फोर्स क्या है फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी, सो व्हाट शुड आई डू? उल्टा करके मुझे फोर्स निकालना है. तो जब आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, आई वांट टू नो हाउ मच फोर्स इट एक्सर्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, या अगर कंप्रेस किया तो हाउ मच फोर्स इट क्रिएट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो उसके लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, एंड आई शुड गेट दिस आंसर. I should get that answer by using this equation. I should get this answer. Now you know the potential energy. You have the derivative of potential energy. Then you can find the force. And let me see if I get the same force as you already know. क्या मुझे वही फोर्स मिलेगा जो पहले ही से मुझे पता है कि ये फोर्स है? चलिए, let us say. Now force is equal to minus du by dr dx, because motion is in the x direction. So F is equal to minus d by dx. What is potential energy? अभी जो निकाला 1/2 kx square, right? So F is equal to 1/2 बाहर, 1/2 के बाहर. डिफरेंशिएशन किसका होगा? x स्क्वायर का, वो 2x. 2 cancels. F is equal to minus kx. That is it. हो गया. So you can use this equation to get the force. You can use that equation to get the potential energy. Though I have shown it in a simple case. Okay. Now let me go to some examples. Fifth point. Let me go to some examples. देखिए, कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में इतना ही है. मैथमेटिकल स्ट्रक्चर भी क्या है? चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड. उसको 2-3 इक्वेशंस बना, बस वो सारा कुछ उसका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है. और ये भी कि वर्क डन ओवर ए क्लोज पाथ इज 0, वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द कंजर्वेटिव फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट. दैट्स इट. तो अब ये है कि एग्जांपल्स के तौर पर कैसे हम हैवी क्वेश्चंस को मतलब कर सकते हैं बाय सिंपल रूल्स इन द कंजर्वेटिव व्हेन वी हैव अ कंजर्वेटिव फील्ड. ओके, फिफ्थ पॉइंट. चलो, लेट मी मेक एन एग्जांपल. एक एग्जांपल मैं बनाता हूं. ये देखिए, ये यहां स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के हिसाब से. यहां मास m है, ये h है,
दिस बॉडी फॉल्स एंड फॉल्स इज ए फ्रिक्शनलेस, कोई फ्रिक्शन नहीं। अगर फ्रिक्शन होगा तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आएगा बीच में, तो उसमें और चीजों को सोचना पड़ेगा। ये यहां पर यहां से यहां आकर के यहां हिट कर रहा है इस बॉडी को। तो अब आप ये कीजिए कि ये कितना कंप्रेस होगा वंस इट इज हिट, ये मैं निकालना चाहता हूं। इट फॉल्स ऑफ एंड इट हिट्स द स्प्रिंग एंड कंप्रेसेस, ये कितना कंप्रेस होगा, आखिर में ये यहां तक कंप्रेस होगा। तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। तो व्हाट शुड आई यूज, बिकॉज इट इज ए नाउ कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी कंजर्वेटिव फील्ड है, ये ग्रेविटेशन भी कंजर्वेटिव फील्ड है। तो दोनों कंजर्वेटिव फील्ड आप यूज कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। बताइए, जब ये टॉप ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो आप इनिशियल पोजीशन पर मुझे एनर्जी बताइए। EI इनिशियल पोजीशन पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh। काइनेटिक एनर्जी कितना है, रेस्ट में 0। फाइनली वहां पर EF 0 इज यहां 0 रेफरेंस है, 0 रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी इस रेफरेंस पर 0 है। अच्छा, फाइनल तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितना है। वो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, क्योंकि ये तो ग्राउंड पर आ गया, ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर आ गया। लेकिन उसने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, स्प्रिंग को कंप्रेस करने की वजह से उस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुआ। हाउ मच, 1/2 kx² प्लस काइनेटिक एनर्जी वो भी 0। अब इन दो को इक्वेट करेंगे, बिकॉज वी हैव द फील्ड्स, कंजर्वेटिव फील्ड्स, उसमें तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी चेंज होता ही नहीं है। तो क्या लिखना चाहिए मुझे, EF is equal to EI, that is 1/2 kx² is equal to what is EI, mgh। तो what is x², that is 2mgh by k। ठीक, और सिर्फ x को करना है तो इस स्क्वायर को खत्म करके यहां रूट लेना है। तो मैं इसको खत्म करूंगा और यहां रूट ले लूंगा। ये क्वेश्चन हो गया है, इतना कंप्रेस हो जाएगा। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट, ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, हाउ टू अप्लाई द लॉ, कंजर्वेटिव फील्ड का लॉ यूज करके कैसे आप इसको कर सकते हैं। दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मेथड्स, सिंपलर एंड सिंगल इक्वेशन मेथड। सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट में क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूं कि थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूंगा हाउ थिंग्स वर्क आउट टू बी। यू नो दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय द फील्ड्स। आपके पास और एक इक्वेशन है जो मैंने काइनेटिक एनर्जी में आपको बताया था, वर्क एनर्जी थ्योरम में। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन by all the forces। ये all the forces है, ये forces, ये work done by the all the forces है, but ये work done by the conservative fields है, मगर ये work done by the all the forces है। इसका मतलब अगर मैं इन दो को मिलाऊंगा मुझे इक्वेशन मिलेगा फॉर कंजर्वेटिव फील्ड्स, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए दोनों इक्वेशंस वैलिड है, ये भी और ये भी। ये कंजर्वेटिव फील्ड्स प्लस समथिंग, प्लस और भी फोर्सों के लिए, ये कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए है। इसका मतलब कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए दोनों इक्वेशंस वैलिड है। सो इन दो में से जो भी इक्वेशन में निकालूंगा दैट विल बी गुड फॉर व्हाट, कंजर्वेटिव फील्ड्स, नॉट फॉर ऑल द फील्ड्स। ओके, सो एड देम, डेल्टा U प्लस डेल्टा K इज इक्वल टू, इनको ऐड करने से 0 हो जाएगा। ये हुआ डेल्टा बाहर, U प्लस K इज इक्वल टू 0। ये हुआ डेल्टा चेंज, ये हुआ टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू 0। तो अगर चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी 0 हुआ तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हुआ, कांस्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट हुआ। तो दिस इज गुड फॉर द कंजर्वेटिव फील्ड्स के टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। अच्छा, क्या टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी चेंज होता है कभी?
हाँ, total mechanical energy will never change under conservative fields, but will it ever change? So if it changes, how does it change? Who is responsible? यहां याद रखो, change in mechanical energy, that is final mechanical energy minus initial mechanical energy. Who will change this mechanical energy? Who? Conservative fields? Answer is no. But somebody has to change. It is the change in mechanical energy, work done by non-conservative forces, non-conservative fields. ये याद रखो. It is good equation. Mechanical energy change अगर होगा तो that will be changed only by what? Non-conservative forces. ये भी आप 6th point derive करके याद रखो. अच्छा, let me go to the 7th point. One more example. 7th one. 7th one. Okay. Again, I will take a conservative field. ये देखिए, ये tower है. This tower is at there's a height of 40 meters, and you are throwing an object. You are throwing at a velocity of u is equal to 50 meters per second, and it goes in a projectile way and hits the ground here with velocity v. So my question is, what is this velocity here when it hits the ground? Speed निकालो. Velocity तो निकाला नहीं जा सकता because that has direction. For that you have to use vector equations. Here I am going to use energy equation. Energy equation will not give you the direction. It will only give you the magnitude of velocity, that is speed. तो क्या किया जाए? यह इनिशियल पोजीशन है, I पोजीशन, या फाइनल पोजीशन है. तो इनिशियल पोजीशन में मुझे बताइए व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी E लिखो या M लिखो, EI इज इक्वल, बताइए, mgh प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv mu स्क्वायर. mgh यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या है, क्योंकि यहां ग्राउंड पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी लिया जाता है फॉर रेफरेंस, तो यहां हो गया सिंपली mgh, तो काइनेटिक एनर्जी ये है. तो जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तब फाइनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो बिकॉज इट हैज हिट द ग्राउंड, प्लस व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर. ठीक, तो अब इन दो एनर्जीज को इक्वेट करना पड़े. वजह यह है कि बिकॉज इन कंजर्वेटिव फील्ड्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी हैज टू रिमेन कांस्टेंट. तो अब मैं इन दो एनर्जीज को जब मैं इक्वेट करूंगा 1/2 mv स्क्वायर ये वाला इज इक्वल टू mgh प्लस 1/2 mu स्क्वायर. ये खत्म हो जाएगा तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh प्लस 2gh ये हुआ तो u स्क्वायर ये हुआ, क्योंकि 2 यहां मल्टीप्लाई हुआ, 2 यहां मल्टीप्लाई हुआ, यहां यूज किया हुआ, और ओनली v इज इक्वल टू रूट. तो v इज इक्वल टू रूट करके 2 × 10 × h 40, ये वाला 40 प्लस u स्क्वायर दैट इज 50 स्क्वायर, दैट इज v इज इक्वल टू रूट ऑफ 800 प्लस 2500. v इज इक्वल टू कितना, हाउ मच इज v? चलो यहां पर लेते हैं इसको v को, देखता हूं मैं कितना होता है ये v. चलिए, दिस v इज इक्वल टू 2500 प्लस 800 कितना हुआ? 0 0 8 प्लस 5 3 एंड 3. v इज इक्वल टू, ये तो 3300 होगा, 10 रूट 3 6, तो कितना होगा? 16 to 60 is 3600. It will be 59 around 59 meters per second around. Because अगर 36 होता तो वो होगा 60 का स्क्वायर. अब ये 59 मैंने लिया. With this equation, with this problem, I end up my lecture, and I will go ahead with the problems and objectives in the next lecture. I will explain it further. But before I end the lecture, I must tell you, you just watch YouTube lectures by Nazir Tantre, and also subscribe to it and download my app Tantre Sir Physics Classes, and try to share these lectures as much as is possible so that more students from Kashmir and elsewhere are benefited by these lectures. Okay, thank you.